जब आप आदर्शवादी थे, ये तमाम संघ के लोग होंगे यहां, इन्हीं का संगठन, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लोग लेते हैं, जाते हैं। मैं गलत कह रहा हूं सर? मैं गलत कह रहा हूं? आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो चले जाते हैं राजनीति में। जब वो राजनीति में चले जाते हैं तो उनका अपना एक राजनीति के खेल है। ये क्या कर रहे थे बेचारे? ये 5000 साल पुरानी अपनी आदर्श समाज में बेचारे जी रहे थे कि जैसे हम ईमानदार हैं, दुनिया भी ईमानदार होगी, और अगर नहीं होगी तो हमको देख देख के हो जाएगी। 100 साल से बेचारे ये कर रहे थे। तो जो स्वयंसेवक यहां से जाकर के जब राजनीति करने जाता था तो थोड़े बहुत तो उसमें गुण रहते थे इनके। तो जब तक ये आदर्शवाद से लड़े तब तक पार्लियामेंट में ये एक फूल दो माली थे। लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि फुटबॉल के ग्राउंड में हॉकी के नियम नहीं चलेंगे, तो जब इन्होंने नियम बदले तो अब हाहाकार मचा हुआ है। ये दो घुमा रहे हैं भाई, ये दो चला रहे हैं। तो आपको 5000 साल पुराने हथियार से आज के इस्लामिक आतंकवाद को आप सामना नहीं कर सकते। अपनी सोच को बदलना होगा, अपने हथियार को बदलना होगा, अपने नैरेटिव को बदलना होगा, अपने लोगों को उस आदर्श समाज से बाहर निकालना होगा। वो आपका ख्वाब है कि जब आदर्श व्यवस्था हो जाए तो वैसे ही रहिएगा, लेकिन ये समाज आदर्श समाज नहीं है। जिनसे लड़ रहे वो आदर्शवादी लोग नहीं हैं। एक आपकी राज्य का शहर है मुंबई, वहां भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। उसमें से एक शायर हैं जिनके मेरे बड़े भाई उनके क्लासमेट रह चुके हैं। उन्होंने अभी यकायक एक बयान दे दिया। वो बयान दिया उन्होंने जब श्रीलंका के अंदर हमला हो गया और श्रीलंका में मरने वाले का धर्म दूसरा था, तो उनको संकट लगा कि तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मुश्किल हो जाएगी। तो जब वहां पे बुर्के पे बैन लगाया तो हमारे यहां भी मंचलों ने कहा साहब बुर्के पे बैन लगना चाहिए। वैसे वो बगैर बुर्के भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फौरन कह दिया साहब कि बुर्के पे बैन लगना चाहिए। तो वो पढ़े लिखे बोले, वैसे वो कहते मैं अथीस्ट हूं, मैं नहीं मानता, वो अथीस्ट हैं। उन्होंने फौरन बयान दे दिया शाम को कि साहब बुर्के पे लगेगा तो घूंघट पे भी लगना चाहिए, ये कहा उन्होंने। लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा। मैं तो इंदौर में कह के आया, पूरी ताकत से कह के आया, माफ करिएगा, कुरान मजीद के किसी पन्ने पे बुर्के का जिक्र नहीं है। और हमारे घूंघट पे तुम जब सवाल उठाओ तो ये ध्यान रखना कि हिंदुओं में घूंघट की परंपरा नहीं है। ये आप 700 साल पहले जब आए थे तो आपकी वैसी आंखों में जो सपना था उसको रोकने के लिए औरतों ने घूंघट लगाया। हमारी परंपरा नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है ये। तो आप हमसे मत कहिए हमने घूंघट परंपरा इसलिए नहीं की, आपकी आंखों में जो वैशीपन था उसको रोकने के लिए हमने की। हमारे यहां तो लोग घोड़े पे लड़ने जाती हैं हमारी औरतें, तो आपके यहां बुरखे में बैठती हैं, वो बात अलग है। आप रखें बुरखे में, आप रखें उन्हें, हमने मना नहीं किया, क्योंकि आपके यहां तो उसे प्रॉपर्टी समझते हैं, हमारे यहां नहीं समझते प्रॉपर्टी। लिहाजा बहुत सारे लोग जब कोई भी नैरेटिव कहते हैं तो काउंटर नैरेटिव कीजिए, आप उनको कॉर्नर कीजिए। समाज में इस वक्त लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। सही नैरेटिव दीजिए, समय पे दीजिए। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ये भारत के लिए खतरा हो नहीं सकते। अपनी आर्मी पे ध्यान रखिए, अपनी आर्मी पे फक्र कीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके ईस्ट में और आपके वेस्ट में रोज तीसरे दिन 4 बंदूकधारी जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बंद कर देते, कहते हैं मार्शल लॉ लग गया। ये गलतफहमी इधर किसी दिन हो गई तो यहां तो लगेगा ही लगेगा, आप निपट जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आर्मी फाइनेस्ट आर्मी है, क्योंकि आपकी आर्मी तो कई सारे काम करती है। कश्मीर में बाढ़ आ जाती है तो हुर्रियत के लीडर को भी बचाती है। वो अपने धर्म से नहीं हटती, उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि ये गद्दार है, इसको मार देना चाहिए।
उसका काम है, वो अपना मैंडेट पूरा करती है, और आज भी सरकार ये हो या वो हो, करती उसके अंडर में काम है। लेकिन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया के किसी मुल्क को ले लीजिए, मेरा अपना जाती 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, इस मुल्क को, इस देश के अंदर करोड़ों गद्दारों से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है। और ये गद्दार, ये एंटी इंडिया एलिमेंट दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। 5 आते हैं, फौज 5 मार देती है, 6 आते हैं, 6 मार देती है। आसाम में होता है, सब जगह होता है। लेकिन इस देश में सिविलियन ड्रेस में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नैरेटिव लेके आते हैं कि उन्हें इस बात की शर्म और इस बात का डर नहीं होता भाई साहब, कि टेलीविजन पे आके कहते हैं कि हमने 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं, और इस बार आपको तय करना है कि आप कहां जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। यह नैरेटिव खतरनाक है, यह सोच खतरनाक है। 2-4 आतंकवादी, 2-4 को मारने से काम नहीं बनेगा अगर आप नहीं सुधरे। आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी, उसका पता नहीं है, कश्मीर की घटना पता नहीं पिछली बार मैंने अजय भाई बताई थी कि नहीं बताई थी, आज लोग ज्यादा हैं। कश्मीर में एक कश्मीरी हिंदू पंडित लेडी ने छोटे से बच्चे को 5वीं क्लास में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया। वो पड़ोस में रहता था। वो लेडी रिटायर हो गई। वो लड़का जिसको इतनी दूर तक पढ़ाया, पड़ोस में रहता था। इस बचपन से जिसको पढ़ाया होगा, टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है वो माँ बाप से ज्यादा होता है। उसी लड़के ने 19 जनवरी 1990 को उस औरत के घर में घुसा। उसने पूछा, हाँ तुम क्यों आए हो? वो आगे बढ़ा, उसको गिराया, उसका रेप किया और 56 वार किया उसके ऊपर और मर्डर कर दिया। जिन हिंदुओं को यह गलत फहमी है इस देश में, नहीं नहीं यार तुम क्या बात करते हो यार, कैसी बात कर रहे हो पुष्पेन, तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम देश में खाई पैदा कर रहे हो। भाई हम जब नहीं थे तब भी तो खाई थी, हम तो 65 में आए हैं, हमारी तो उत्पत्ति 65 में हुई, उससे पहले क्या हो रहा था? ये गलत फहमी भूल जाइए कि सन 1935 में ये सरदार जी बैठे हुए हैं। 35 में भी लाहौर में लोग यही कहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार, अरे ये हो ही नहीं सकता। 40 में हो गया, 5 साल बाद हो गया। आखिर इस देश की यूनाइटेड भारत के अंदर जो फोर्स थी उसमें कितने % मुसलमान थे? फोर्स में कितने % थे? देश बटा तो आर्मी की तो ट्रेनिंग बड़ी हाई ग्राउंड पे होती है, सिविलियन तो चले गए थे, आर्मी क्यों चली गई सिर्फ मुसलमानों की वहां? ऐसा क्यों हुआ भाई? और आप कहते हैं कि हमारे ऊपर यकीन नहीं किया जाता। आपके ऊपर तो इस मुल्क ने इतना यकीन किया कि 4-4 राष्ट्रपति दिए, 1 उपराष्ट्रपति दिया, जजेस दिए। दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या सज धज रही है, तो दूसरी तरफ कृष्ण नगरी मथुरा के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सूबे की सरकार ने मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। यानी इस दायरे में न मांस मिलेगा और न ही मदिरा। इस क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक को लेकर शीघ्र ही आदेश भी जारी किया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 12 नगर निगम वार्ड क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। बता दें कि मथुरा में कृष्ण महोत्सव 2021 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि संबंधित अधिकारियों को
प्रतिबंध की योजना बनाने के साथ साथ इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी अन्य व्यापार में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि मथुरा की महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। मथुरा भारी मात्रा में पशु दूध का उत्पादन करने के लिए जाना जाता था। कृष्ण उत्सव का शुभारंभ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण भक्तों को संबोधित किया और याद दिलाया कि कैसे पहले के मुख्यमंत्री, विधायक, राजनेता मथुरा अयोध्या का नाम लेने से डरते थे, हिंदू पर्व पर बधाई देने से घबराते थे, बिजली, पानी, सुरक्षा भी नहीं दी जाती थी, हर्षोल्लास पर बंदिशें थीं, त्योहार मनाते समय पाबंदी थी। लेकिन अब कान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम से आधी रात में होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले आपके पर्व त्योहार में बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री, विधायक नहीं आते थे। बीजेपी के नेताओं को छोड़कर बाकी दलों के नेता दूर भागते थे। हिंदू के पर्व पर कोई नेता सहयोग नहीं करता था और बंदिशें भी लगाई जाती थीं। लेकिन अब कोई बंदिशें नहीं है। ये राजनीतिक परिवर्तन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। इससे पहले सरकारों में बैठे लोगों को पूजा करने में भी सांप्रदायिकता का भय होता था। जो पहले मंदिर में जाने से संकोच करते थे, अब कहते हैं कि राम और कृष्ण हमारे हृदय में हैं। एक तरफ योगी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, जाहिर सी बात है इस फैसले से इलाके में असामाजिक तत्व और पवित्र स्थलों को बदनाम करने वाली घटनाओं में भी कमी आएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।